so that after the we can say okay after the we can say this class you can also watch all our videos on your our college YouTube channel, so that is good for you. So today we are going to discuss about introduction to C++ programming language. It is a part 1. So I make it unit 1 and unit 2 बिकॉज यूनिट एक जो है उसके अंदर कुछ नहीं पूछा है. दैट इज सिंपली व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज स्कोप ऑफ द वी कैन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो वो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको मिड में बताऊंगा. अभी उसको अपन स्किप कर रहे हैं. सो लेट वी स्टार्ट द C++ programming language. Before going further, in the yesterday I assigned a question. एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को. क्या आप लोगों ने कर दिया उस क्वेश्चन को? See, listen. ओके, एक और स्टूडेंट कोई आया है, दिव्यांग. ओके, आई जस्ट जॉइन यू. सो गुड. अगर आप लोगों ने असाइनमेंट को कर लिया तो दैट इज गुड, बिकॉज सो लेट वी स्टार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे होती है. अगर आपने कल वाला होमवर्क किया होगा तो उसमें मैंने बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अगर आप लोगों ने किया है तो गिव मी जस्ट वन बिग डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एनीवन? Okay, my question was in the yesterday class, I gave you homework that what is different between object oriented programming and procedure oriented programming. आप लोगों को होमवर्क दिया गया था जो आज आपको जमा कराना था या बताना था. तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपने किया हो तो व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? एनीवन? ये है, कह सकते हैं. पर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस वी कैन से. इनिशियली अगर किसी को कुछ पता नहीं तो अपन कह सकते हैं इट इज स्टार्टिंग ए बेसिक डिफरेंस. Okay, great. I am expecting such type of answer. So it is a beginner, we can say, जो जिसको पता नहीं है वो कह सकता है कि object oriented programming is simply divided into the objects. The whole part is divided into the objects and they are communicate to each other for programming. While in the procedure oriented programming, the modules are divided into the functions and which are communicate to each other. That is the main basic difference. Apart from there are several differences. बहुत सारे differences हैं. हो सकता है आप लोगों ने उनको देखा हो ना देखा हो. चलो, सभी लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? ओके, गोइंग फर्दर. देखो, अपन बात कर रहे हैं आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम टू इंट्रोड्यूस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज आल्सो असाइनमेंट फॉर यू, टुडेज असाइनमेंट. तो एक क्वेश्चन लिख लेना. सभी लोग अपनी नोटबुक में दूसरा क्वेश्चन लिखें जो आपको करना है. व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कहाँ बनी, कौन सी लेबोरेटरी में बनी, विच इज नोन एज अ फादर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपको कौन से सन में बनी, ये आपको लिखना है. आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस सच टाइप ऑफ थिंग्स. ये आपको लिख के लाना है. यू जस्ट नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन. आई रिपीट, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ C++ और वी कैन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और इन जनरल C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो अगर आपने लिख लिया हो तो आज का अपन जो टॉपिक है वो अपन पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आई होप कि सभी लोगों ने अपना नई रजिस्टर बना लिया होगा, क्योंकि आज से मैं आपको लिखवाना चालू करूंगा टॉपिक बाय टॉपिक. सो जो अपन रजिस्टर में बनाएंगे, जितना अपन पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो कंटेंट आपके लिए काफी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जस्ट राइट डाउन द हेडिंग ऑन योर यूनिट नंबर 1. वी कैन से basic concept of C++ oblique object oriented programming language. Basic concept of object oriented programming language. ओके, सो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं. मेन अपन जो मेन
कंटेंट है आपका C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो भी अपन कह सकते हैं। तो दिस सम फॉलोइंग जो भी मैं आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पूरा सिलेबस इन 7 पॉइंट पे है। तो क्या होता है देखें, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग डालें, दैट इज अ क्लास। प्लीज राइट डाउन द पॉइंट नंबर 1 विच इज सिंपली नोन एज अ क्लास। आफ्टर देन पॉइंट नंबर 2 which is object. Point number 2 which is known as an object. Now point number 3 is data abstraction and data encapsulation. Data abstraction and data encapsulation. Point number 4, polymorphism. Polymorphism. Point number 5, inheritance. Point number 5, inheritance. Point number 6, message passing. Message passing. Point number 7, dynamic binding. Dynamic binding. क्या आप लोगों ने लिखी है 7 पॉइंट? क्या 7 पॉइंट नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ओके ओके, देखो ये प्रेजेंटेशन में सिर्फ मैं पॉइंट लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको बोल के लिखवाऊंगा। तो प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, ऑडियो भी आपको मिलेगा, वीडियो भी आपको मिलेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप हाथों हाथ रजिस्टर में लिखते जाएं। मुझे पता है कुछ बच्चे लिख रहे होंगे, कुछ बच्चे नहीं लिख रहे होंगे, बट अगर आप लिख रहे हैं तो जस्ट बेनिफिट फॉर यू, क्योंकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। तो आप लोगों को लिखना है, समझना है। एंड अगेन आई रिपीट द सेम सेंटेंस, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो यू शुड हैव अ मास्टर इन पर्टिकुलर वन लैंग्वेज। अगर एक लैंग्वेज आपको अच्छी तरीके से आती है तो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर लैंग्वेज। तो किसी एक लैंग्वेज में आप कमांड बना लें। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपना एक पहला रजिस्टर बनाएं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लिखें ताकि इन फ्यूचर आपको जब भी काम आए तब इसका अपन यूज कर सकें। तो अगेन आई रिक्वेस्ट, प्लीज मेक अ नोट्स ऑफ एवरी लेक्चर। आप नोट्स बनाते जाएं साथों साथ, डोंट कैरी योर वर्क टू नेक्स्ट टाइम। आप यूँ नहीं सोचे कि अभी मैं देख लेता हूँ, बाद में मैं असाइनमेंट बनाऊंगा या नोट्स बनाऊंगा। ऐसा ना करें, जो क्लास चल रही है उस टाइम का यूटिलाइज करें और हाथों हाथ नोट्स बनाएं। अदरवाइज एज यू विश, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू गेट अ गुड रिजल्ट, मुझे बस अच्छा रिजल्ट चाहिए मेरे सब्जेक्ट के अंदर। सो नाउ पॉइंट नंबर 1 आप लोग डाल दें। पॉइंट नंबर 1 इज अ क्लास। So before going writing a class, I just want to explain what is a class. Suppose I just have an example of a class. Suppose it is a bucket. अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो यहाँ पे एक बकेट दे रखा है। ये जो बकेट दे रखा है आपको, इस बकेट के अंदर कुछ फ्रूट्स पड़े हैं। कुछ फ्रूट्स पड़े हुए हैं, एप्पल, चिक्कू, ग्रेप्स, बहुत सारे फ्रूट्स, ऑरेंज वगैरह बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हैं। तो ये जो फ्रूट्स जिसके अंदर पड़े हैं उसको अपन बोल रहे हैं सिंपल सा क्लास। वी कैन से लाइक अ क्लास। सिमिलरली देयर इज अनदर क्लास जिसके अंदर बहुत सारे अपन कह सकते हैं बर्ड्स हैं या कुछ एनिमल्स हैं, अपन समथिंग लाइक दैट। जैसे एंग्री बर्ड का ये मैंने पिक ले रखा है, इसके अंदर कुछ बर्ड्स दे रखे हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो इन सिंपल अगर अपन कहें तो क्लास इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स। अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स, क्लास इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स। सी आई टेक अनदर एग्जांपल। अगर आप लोगों की बात करूं तो इससे पहले फर्स्ट ईयर में आपकी जो क्लास थी उसके अंदर इलेक्ट्रिकल भी था, मैकेनिकल भी था, सिविल भी था। बट अभी अपन बात करें सेकेंड ईयर में तो सबको डिवाइड कर दिया है। वो किस आधार पर डिवाइड किया है? उनकी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। और उस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग जो ग्रुप बना उस ग्रुप को अपन क्या बोल रहे हैं? क्लास बोल रहे हैं। तो व्हाट इज अ क्लास? क्लास इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट क्या है? आई विल एक्सप्लेन यू, जस्ट टिल नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्लास। तो क्लास क्या होती है? आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। समझ में आया क्लास क्या होती है? ओके, सो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है इसके अंदर पहला मैंने लिखा है क्लास, और यहाँ इसके जस्ट नीचे मैंने एक फॉर्मेट लिख रखा है जो कि क्लास का फॉर्मेट है। जब मैं आपको प्रोग्रामिंग बताऊंगा वी यूज दिस फॉर्मेट। तो इस किसी भी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए अपन एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है क्लास। उसके बाद अपन लिखते हैं क्लास का नाम, जो भी अपन क्लास का नाम देना चाहें वो। देन ओपनिंग ब्रैकेट, देन मेंबर ऑफ अ क्लास, क्लास के क्या क्या मेंबर्स हैं, देन क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये आपका
प्रोटोटाइप है, ये प्रोटोटाइप किसी क्लास को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है. Now the point number 2 is object. So object we can say an small entity of a particular class. A small entity it means a instant. कोई instant का मतलब suppose a part of a particular family. किसी family का part या किसी similar object का कोई part है, हिस्सा है, उसको अपन बोलेंगे object. It's just my simple word. Standard language में आपको लिखवा दूंगा अभी. सपोज आपकी ही क्लास की बात करते हैं. सपोज अमंग यू वन ऑफ द स्टूडेंट, टेक एनी स्टूडेंट, सपोज आई विल टेक सपोज आई टेक अ संस्कार. सपोज संस्कार आपके बीच में एक स्टूडेंट है, तो दैट इज स्टूडेंट इज नोन एज अ ऑब्जेक्ट. उस एक ऑब्जेक्ट से क्या जुड़ा होगा, उस ऑब्जेक्ट से उस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं. व्हाट इज द प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज का मतलब उसका नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, स्टूडेंट की क्या ब्रांच है, स्टूडेंट का फादर नेम क्या है, स्टूडेंट का मदर नेम क्या है, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, स्टूडेंट का एड्रेस क्या है. ये सारी जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन जो उनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज. वह प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग होंगी, संस्कार के लिए अलग है. सिमिलरली मयूराज है तो उसके लिए वो प्रॉपर्टी क्या होंगी, अलग अलग होंगी. प्रॉपर्टीज मेन सेम है. क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब कह सकते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन अपन को चाहिए, और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन सबके लिए अलग अलग होगी. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी एक क्लास है, उस क्लास के अंदर जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है, उस इंस्टेंस की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, और उस इंस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं. अगेन आई रिपीट, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट इज अ इंस्टेंट ऑफ अ क्लास विच कंटेन सम प्रॉपर्टीज. सो इट इज अ ऑब्जेक्ट. क्या ये समझ में आया ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओके, सो राइट डाउन. ओके, तो मैं ये लिखवा रहा हूँ. तो पॉइंट नंबर 1 लिख के लिख दें, क्लास. क्लास क्या होता है? जस्ट राइट डाउन अबाउट द क्लास. सो क्लास is a collection of a class is a collection of similar objects. A class is a collection of similar objects, for example, for example, mango, apple, orange, orange are the member of class fruit, fruit. are the member of class fruit. Stop. Next line एक और पॉइंट लिखिए. Classes are user defined data types. Classes are user defined data types. अब user defined data types क्या होता है मैं आपको बता दूंगा. अभी सिर्फ आप लिख लें. Classes are user defined data types and behave like a built-in data type तो देखो यहाँ पे दो डेटा टाइप मैं आपको बता रहा हूँ. द फर्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, अनदर वन इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप. तो आप लोगों ने कुछ डेटा टाइप पढ़े होंगे, ये लिख लिया जो मैंने बोला अभी. ओके, सो प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट आर द बिल्ट इन डेटा टाइप्स. एनीवन? बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं बताइए. I just want to need an example. Okay, great, good. इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, वॉइड भी अपन कह सकते हैं. ओके, एनीवन एल्स? यस, डबल कह सकते हैं. इज अ फ्लोट, टाइप ऑफ फ्लोट जो कि साइज बड़ी होती है डबल की. ग्रेट. और जो आपने सी के अंदर पढ़े होंगे कुछ डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, वॉइड, डबल, लॉन्ग, वो सारे आपके जो हैं
हाँ, साइन अनसाइन दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इंटीजर। अगर आप इंटीजर बोलते हैं तो वो सब उसके अंदर आ जाता है। ओके, तो डोंट नीड टू स्पेसिफाई दैट थिंग। तो वो सब उसके टाइप है। और ये जो टाइप है आर द बेसिक टाइप्स, उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स। इसके अलावा आपने कुछ और डेटा टाइप पढ़े होंगे सी के अंदर, कुछ याद है किसी को? ओके, आई एक्सप्लेन यू। क्या आप लोगों ने एरे पढ़ा? ओ, ओके, पॉइंटर पढ़ा? हाँ, फंक्शन पढ़ा? ओके, तो एरे पॉइंटर फंक्शंस जो है दैट ऑल आर द डिराइव्ड डेटा टाइप। वो भी डेटा टाइप कहलाते हैं, लेकिन उसको अपन क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डेटा टाइप। और किसी एक ने बच्चे ने बोला था भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज आल्सो ए एरे, तो उसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि एरे किसका भी हो सकता है। एरे अगर इंटीजर का है, एरे अगर कैरेक्टर का है, तो उसको अपन एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर सकते हैं। स्ट्रिंग कुछ नहीं होता है, द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स, उसको अपन स्ट्रिंग बोलते हैं। तो वह वेरिएबल्स या वह डेटा टाइप्स जो किसी बिल्ट इन डेटा टाइप से डिराइव्ड होते हैं, बनते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डेटा टाइप्स। और ये भी आप पढ़ चुके हैं, वो आप पढ़ चुके हैं, एरे, पॉइंटर, फंक्शन। और एक और होता है, कोई बता पाएगा कौन सा होता है? ओके, रेफरेंस। रेफरेंस पढ़ा आप लोगों ने कभी? ओके, तो एक और होता है रेफरेंस। नो डाउट आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दैट थिंग्स। मैं सारी चीजें आपको ये बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। टिल नाउ यू जस्ट रिमेंबर कि बिल्ट इन क्या था, डिराइव्ड क्या था। तो बिल्ट इन जो बेसिकली अपने पास अवेलेबल है, डिराइव्ड वी कैन से विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक डेटा टाइप्स। नाउ द पॉइंट नंबर थर्ड, एक और तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे। और कुछ पढ़ा आपने सी के अंदर? यूजर डिफाइन, एनी एग्जाम्पल? हाँ, स्ट्रक्चर, यूनियन, और एक एक एग्जांपल भी मैंने बताया, क्लास। ओके, ग्रेट। और एक और एग्जांपल? तीन बताया आप लोगों ने, एक और हो सकता है इसमें। हाँ, इनम। इनम इज सिंपली नोन एज अ, फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? ओके, इनम इज जस्ट ए इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर। ओके, सो ये डेटा टाइप्स थे। ये चार प्रकार के डेटा, तीन प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं: यूजर डिफाइंड, डिराइव्ड और बिल्ट इन डेटा टाइप्स। तो यूजर डिफाइंड क्या होते हैं? जो फ्रीली अवेलेबल है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वॉइड। इसी के सब कैटेगरीज होंगी अलग अलग। देन डिराइव्ड जो कि इनसे बनता है, एरे, पॉइंटर, फंक्शंस एंड इन्यूमरेटर, और सॉरी रेफरेंस। और जो यूजर डिफाइंड है उसको अपन कह सकते हैं स्ट्रक्चर, यूनियन और क्लास और एक इन्यूमरेटर। तो ये आपके थे सिंपल सा अपन कह सकते हैं डेटा टाइप्स। तो उसी प्रकार जो क्लास है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, जो कि वर्क करता है एज अ किसकी तरह? बिल्ट इन डेटा टाइप्स की तरह। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चलो क्लास के बारे में आपने लिख लिया, तो मैं बस इतना ही लिख पाऊंगा। आगे अपन देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे जब सिलेबस अपना खत्म हो जाएगा। तो आप क्लास के बारे में करीबन 2 पेज लिख पाएंगे, इतना हो जाएगा। पर अभी जस्ट इंट्रोडक्शन देना है अपन को। पॉइंट नंबर 2 डालें, ऑब्जेक्ट। जस्ट राइट डाउन द पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर लिखें, ऑब्जेक्ट के अंदर लिखें, ऑब्जेक्ट्स आर objects are the basic runtime entities. Objects are a basic runtime entities. Objects are a basic runtime entities in object oriented system. In an object oriented system. In an object oriented system. Full stop. Next line. It is also known as instance. It is also known as instance of a class. Instance of a class. Instance of a class. For example, object may be represents a person. Object may be represents a person, comma, a place, or any item that the program has to handle, or any item
that the program has to handle. So अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था संस्कार का, मयूराज का। तो ये जो है पर्सन के जो नाम बताए मैंने, दैट आर द ऑब्जेक्ट, और उन सब की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। वो सब किसके द्वारा मैनेज की जाती हैं, दे ऑल आर मैनेज बाय द क्लास। एक और चीज लिखती है, नोट डाल के लिख लीजिए, नोट में लिखिए, फॉर अ क्लास, फॉर अ क्लास, किसी एक क्लास के लिए, फॉर अ क्लास we can create multiple number of objects. For a class, for a class we can create multiple numbers of objects. We can create multiple number of objects. So क्या लिख लिया आप लोगों ने? ओके ग्रेट। एक और चीज मैं क्लास में लिखवाना भूल गया, यहाँ देखो इसके अंदर लिख रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ये चीज बना रखी है। आप लोग इसको अपने क्लास जहाँ पॉइंट डाला था उसमें लिख दें, प्रोटोटाइप ऑफ अ क्लास। ये आपका क्लास जो है उसका प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप ऑफ अ क्लास, जो क्लास है उसका प्रोटोटाइप क्या होता है, तो ये आप लिख लें। क्लास ये कीवर्ड है, क्लास नेम जो भी अपन लेना चाहें, ओपनिंग ब्रेक, क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड मेंबर ऑफ अ क्लास। तो जो क्लास वाला पॉइंट बनाया था वहां पे ही सिंपल सा आप लिख लें, सो लिख लिया आप लोगों ने। मूविंग द नेक्स्ट स्लाइड। ओके थैंक यू। ओके सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा इनकैप्सुलेशन। तो देखो यहाँ पे मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, लेकिन पॉइंट पे मैंने दो ही चीज लिखी है। एक वर्ड लिखा है मैंने डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और एक वर्ड लिखा है मैंने डेटा इनकैप्सुलेशन। एक और वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग। तो जनरली बच्चे इन तीनों पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, और डेटा हाइडिंग क्या होती है। तो इसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को अभी सिर्फ समझना है, फिर तीनों पॉइंट में आपको लिखवा दूंगा पॉइंट नंबर 3 के अंदर। तो पहले अपन बात कर रहे हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन की बात करें तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रॉफी रख रखी है। ये जो ट्रॉफी है इसके अंदर आप लोगों को पता है क्या होगा, कोई ना कोई चॉकलेट होगी। तो रैपिंग अप डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, इट्स सिंपली नोन एज अ डेटा इनकैप्सुलेशन। क्या बोल रहा हूं, आई रिपीट अगेन, कोई भी डेटा जो है उसको रैप करना, बांधना, किस में बांधना, सिंगल यूनिट के अंदर। अब टॉफी के अंदर क्या होता है, टॉफी के अंदर शुगर भी होती है, मिल्क भी होता है, चॉकलेट भी होती है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और उन सारे कंपोनेंट्स को अपन एक सिंगल यूनिट में रैप कर देते हैं। रैप मतलब बांधना, बांध देते हैं। तो उसको जो कहते हैं वो अपना कहलाता है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेट करना। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन में बोल रहा हूँ बालागुरु स्वामी की। wrapping up data into a single unit, it's simply known as data encapsulation. Point number 1. अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या बोला है, तो देखो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में एक कार दे रखी है आपको, उसके दो व्यू दे रखे हैं। ऊपर के अंदर कुछ मैकेनिकल पार्ट्स दिख रहे होंगे। जिस सपोज अगर आप कार का बोनेट खोलते हैं या कार के ऊपर से अगर बॉडी हटा दें, तो उसके नीचे आपको बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स मिलेंगे, लाइक इंजन्स, वायर्स, बैटरी, चेसिस, व्हील्स, स्टेयरिंग, ब्रेक, उसकी जितना भी फिजिकल इंस्टॉलमेंट है, वायर जो है वो सारा अपन को दिख जाता है। तो ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। और इसी के बाद अगर इसको अपन कपड़े पहना दे, इट मीन्स जस्ट मेकिंग द बॉडी, अगर उसकी अपन बॉडी बना देते हैं, तो ये उस तरीके से अपने पास एक कार आ जाती है जिसके अंदर अपन को ये चीज नहीं दिखती है, अपन को सिर्फ वही चीज दिखती है जो अपने लिए यूजफुल हो। तो इन मैकेनिकल पार्ट का यूज है, लेकिन फ्रंट में यूज नहीं है। अपन को मेनली क्या यूज का है, सीट अपने लिए यूजफुल है, स्टेयरिंग अपने लिए यूजफुल है, क्लच, ब्रेक और एक्सेलेटर अपने लिए यूजफुल है, जो अपना ऑडियो सिस्टम आता है वो अपने लिए यूजफुल है, जो अपने एसी आते हैं वो उनके लिए यूजफुल है। लेकिन उसका भी क्या, उसका जो एंड है, एंड इट मीन्स एसी के पीछे रेडिएटर्स होता है, बहुत सारी वायरिंग होती है, वो अपने लिए इतना यूजफुल नहीं है। लेकिन उसके जो एयर वेंट्स हैं जहां से अपन को हवा आती है वो अपने लिए यूजफुल है। तो केवल किसी चीज का वही पार्ट बताना या वही पार्ट रिप्रेजेंट करना जो के लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी पार्ट जो कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसको हाइड कर देना,
दैट इज नॉन एज अ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। उसको अपन क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। आई रिपीट, wrapping up data into the single unit, that is known as the data encapsulation, and providing the uh, small information or limited information while hiding the detailed information is known as a data abstraction। तो क्या डेटा एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन समझ में आया आप लोगों को? ओके ग्रेट। तो ये सिंपल सा डेटा इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन था। सिमिलरली मैं आपको बात बताऊं तो देर इज वन मोर थिंग विच इज नोन एज द डेटा हाइडिंग। देखो डेटा हाइडिंग क्या होता है? सिमिलरली जैसे कुछ बच्चों ने आज ही बच्चे ने बोला था कि सर एक्सेस स्पेसिफायर होता है, तो तीन प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या है? देखो ये चीजें आपके लिए फैमिलियर हो जाएंगी 10-15 दिन की क्लासेस में, क्योंकि अपन हर क्लास में हर प्रोग्राम में कुछ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी सिर्फ सुनना है, दिमाग पे जोर नहीं डालना है, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा वो इतनी बार रिपीट होगा कि आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा वो चीज़। डेटा हाइडिंग का मतलब क्या होता है? सपोज कोई चीज है, उसको अपन बाहरी अनऑथराइज एक्सेस है उससे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर उसके लिए ऑथराइज ना हो किसी डेटा को रीड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी घर की बात करें तो आपके पास अपना कोई पर्सनल लैपटॉप है या कोई कार है, उसका उपयोग कौन कर पाएगा? उसका उपयोग केवल और केवल फैमिली मेंबर्स कर पाएंगे, या जिसकी है, जो फादर है तो फादर करते हैं, उसको अपन यूज करते हैं। क्या उसको उपयोग कोई बाहर वाला कर सकता है? आप अपने गुड फेथ में दे रहे हो वो अलग बात है, लेकिन क्या रास्ते चलता कोई भी उसका उपयोग कर सकता है? आप बोलोगे नहीं सर नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज हैविंग द प्रोटेक्शन। व्हाट इज द प्रोटेक्शन? दैट डेटा इज ओनली एक्सेसिबल। वो केवल यूज होता है कहाँ? इनसाइड अ क्लास, जो आपका परिवार है उसी के अंदर यूज होता है। बाहर वाला उसको यूज नहीं कर सकता या उसको यूज करने से रोकता है। तो दैट इज सिंपली नोन एज द डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग, सपोज एन एग्जाम्पल like insulating the data from the outer world, इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इंसुलेटिंग द डेटा फॉर एक्सेसिंग बाय द आउटर वर्ल्ड। बाहरी वातावरण से डेटा को इंसुलेट करना, हटाना, आइसोलेट करना, उसको हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग। तो ये आपका डेटा हाइडिंग है। तीनों कॉन्सेप्ट सेम है। तीनों कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है? डेटा छुप रहा है। एक में डेटा बांध रहे हैं अपन, एक में वही डेटा बता रहे हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और एक डेटा हाइडिंग के अंदर अपन क्या करते हैं? केवल घर वाले मेंबर्स ही उसका यूज कर पाते हैं, बाहर उसका कोई भी यूज नहीं कर पाता। तो पॉइंट नंबर 3 डालें, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। इसके अंदर 3.1 डालें, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 3.1 डालें, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो लिखें, इट रेफर्स टू द it refers to the act of it refers to the act of representing essential, essential का मतलब होता है आवश्यक, essential features without including the background details, without including the background details, without including the background details। तो क्या लिखा है? इट एक्ट एज ए, और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोवाइडिंग द असेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। केवल वही चीजें अपन को प्रोवाइड कराना जो कि एसेंशियल है, बैकग्राउंड डिटेल को अपन को प्रोवाइड नहीं कराना, उसको अपन क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है क्लास। इसका एग्जाम्पल लिख लें आप, क्लास। लिख लिया सब लोगों ने पॉइंट नंबर 3.1? ओके, पॉइंट नंबर 3.2, डेटा encapsulation, data encapsulation, data encapsulation। so data encapsulation में लिखें, wrapping up data and function, wrapping up data and function। wrap मतलब बांधना होता है, ठीक है, WRAPPANG, wrapping। wrapping up data into a single function, wrapping up data and function into a single
function or into a single unit, unit कर दो, into a single unit is known as is known as is known as encapsulation, is known as encapsulation, is known as encapsulation. ठीक है, फुल स्टॉप। इसी के नीचे सब पॉइंट डालते 3.3, ये है नहीं पर लिख लो क्योंकि जनरली कभी वाइवा में या इंटरव्यू में पूछा जाता है। 3.3 में लिख दें डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग। इसके अंदर लिखें preventing the access preventing the access of a data preventing the access of a data preventing the access of a data from the outer environment मतलब किसी बाहरी environment में, from the outer environment is known as data hiding, is known as data hiding। इसका भी एग्जाम्पल लिख दे क्लास। तीनों का एग्जाम्पल क्लास है, इनकैप्सुलेशन में भी क्लास है, एब्स्ट्रैक्शन में भी क्लास है, और आपका डेटा हाइडिंग का एग्जाम्पल भी क्या है, क्लास है। सो लिख लिया आप लोगों ने ये सारी चीजें। क्या डेफिनेशन लिख ली तीनों आप लोग? ओके ओके। सो नाउ वी मूविंग द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 डालें, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, देन मैं आपको लिखवाता हूँ। या देखो, अगर अपन किसी को बोलें कि भाई आप स्पीक करिए, बोलिए, स्पीक नाउ, जैसे आपको एक स्लाइड दिख रही है जिसके अंदर एक बॉय है, वो कह रहा है नाउ स्पीक, अब बोलो। तो जो डक है वह क्वैक बोल रही है, जो डॉग है वह वूफ बोल रहा है, और जो बिल्ली है वो बोल रही है म्याऊ। तो तीनों लोग बोल रहे हैं, फॉर्म एक ही है बोलना, लेकिन उनका स्वरूप जो है वो अलग अलग है। कोई बोल रहा है क्वैक, कोई बोल रहा है वाउ, कोई बोल रहा है म्याऊ। तो सब लोग अलग अलग, रूप अलग अलग है, काम एक ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, द थिंग इज सेम बट पर्पज इज डिफरेंट डिफरेंट, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें अंदर दो वर्ड हैं, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मतलब जिसका अपन उपयोग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, और सिंपल तरीका बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या होगा। जैसे आपने पॉइंटर पढ़ा होगा, तो पॉइंटर के अंदर एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रिक्स, एरिस्ट्रिक्स बोलते हैं उसको, जिसको अपन जनरल भाषा में बोलते हैं स्टार। पढ़ा है ना आपने पॉइंटर का के स्टार लगाते हैं? किसी वेरिएबल को अगर अपन को पॉइंटर बनाए उसके आगे स्टार लगाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार है उसका उपयोग हो रहा है एज अ पॉइंटर। सिमिलरली आप और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, आप इसका एक और जगह उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन स्टार यूज करते हैं, यस अपन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अपन स्टार यूज करते हैं। तो चीज एक ही है, चीज अपन क्या करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई, स्टार ही है, स्टिक ही है, एक ही ऑपरेटर है, और उसका उपयोग अगर किसी वेरिएबल के आगे लगा दे तो वो पॉइंटर बन जाएगा, और दो वेरिएबलों के बीच में लगा दे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन बन जाएगा। मतलब ऑपरेटर एक ही है लेकिन उनका उपयोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, दैट इज नोन एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये कहलाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके अंदर लिखें इट इज अ ग्रीक टर्म, ये ग्रीक टर्म है, GREEK, इट इज अ ग्रीक टर्म, मीन्स एबिलिटी टू टेक, मीन्स एबिलिटी टू टेक more than one form, ability to take more than one form। फुल स्टॉप, आगे लिखें पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, कॉमा
morphism means takes more than one. Sorry, morphism is ability to takes. ability to takes. morphism में लिखें ability to takes. फुल स्टॉप. आगे लिखें एंड इसके अंदर लिखे क्लास में लिखे एन ऑपरेशन में बी shows SHOWS. An operation may be shows different behaviors in different instances. Instance मतलब घटक हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. In different instance, INSTANCES, in different instance. तो अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था. स्टार जो है आप चाहें तो लिख लें. आप सिंपल ऐसा लिख दें कि यहाँ पर अगर मैं स्टार बना रहा हूँ और किसी वेरिएबल के आगे स्टार बनाया है, सपोज ये पी वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ पे जो ये है ये किसकी तरह वर्क करेगा, पॉइंटर की तरह. और दो वेरिएबल लिखे हैं, सपोज मैंने लिखा एक ए और एक अपन लिख रहे हैं बी, तो यहाँ पे ये वर्क करेगा एज अपन कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में. तो ये आपका एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का. आप लोग लिख लें. सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा. नाउ मूव करते हैं. लिख लिया सभी लोगों ने? ओके ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5. देखो ये जो मैं आपको 7 पॉइंट पढ़ाऊंगा यही आपका पूरा सिलेबस है. आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, बट इट इज योर होल सिलेबस. ये आपका पूरा सिलेबस है. अभी मैं आपको सबकी एक एक दो लाइनें लिखवा रहा हूँ. जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप एक पॉइंट पे चाहे इतने पेज भर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना कंटेंट होगा उसके बारे में. तो जस्ट हैव अ पेशेंस, देखें क्या क्या होता है. हर एक चीज आपको पता चलेगी कैसे काम करती है. नाउ पॉइंट नंबर 5 लिखें, जिसका नाम है आपका इनहेरिटेंस. तो काफी बच्चों को इसका मतलब भी पता होगा. क्या मतलब होता है इनहेरिटेंस का? जीन्स आते हैं वो, ग्रेट. और प्रॉपर्टीज इनके, ग्रेट. और चलो देखो यहाँ एक वर्ड इन्होंने बोला प्रॉपर्टी. इससे पहले भी मैं एक प्रॉपर्टी बोल चुका हूँ. जब मैंने आपको क्लास का एग्जाम्पल बताया था तब मैंने आपको बोला था कि सपोज किसी क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक संस्कार है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी. प्रॉपर्टीज मतलब उसका नाम, उसका एड्रेस, तो वो जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो क्लास की दो प्रॉपर्टी होती हैं. या तो उस क्लास के अंदर वेरिएबल होंगे या उस क्लास के अंदर क्या हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं. तो जब भी अपन कोई भी क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ दो चीजें होंगी. या तो उसका वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा. और या फिर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है. तो जब भी अपन कोई क्लास बनाएंगे तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. एक मेंबर फंक्शन होते हैं और एक होता है आपका डेटा मेंबर्स. तो ये जो मेंबर्स होते हैं, ये जो फंक्शंस होते हैं, उनकी जो यूज होता है वही अपन बोलते हैं प्रॉपर्टी. तो जब भी अपन कोई एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के लिए उस क्लास में जितने मेंबर्स हैं, जितने फंक्शंस हैं, वो उस क्लास के लिए भी होंगे. और अपन एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के लिए भी उस क्लास के जितने मेंबर्स हैं, जितने फंक्शन है, वो उसके लिए भी होंगी. तो उसको बोलते हैं अपन प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो एक वर्ड आया है यहाँ पे प्रॉपर्टी. अब देखो इसका कैसे समझाएंगे इसको, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. क्योंकि ये जो इनहेरिटेंस होता है वो मेनली 5 टाइप्स का होता है. सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, और लास्ट आपका बचता है पॉइंट नंबर 5, हाइब्रिड इनहेरिटेंस. तो 5 प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं. पांचों प्रकार के इनहेरिटेंस कैसे यूज होंगे, क्या यूज होंगे, वो भी अपन देखेंगे. सबसे पहले अपन बात करते हैं वी कैन से लाइक सिंगल इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ. तो देखो यहाँ पे एक इमेज बना रखी है, जो सिंपल सा एक इमेज ले रखा है मैंने. उस इमेज में क्या है, एक पेरेंट्स है जो अपने एक होम को है वो अपने बच्चों को दे रहा है. तो इसकी प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों को दे रहा है. तो यहाँ पे यूज कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जो पेरेंट क्लास है, मैं क्लास वर्ड भी यूज कर रहा हूँ, जो पेरेंट क्लास है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं
अगर उनका एक्सेस उसकी चाइल्ड क्लास कर सके तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसकी स्टैंड डेफिनेशन क्या है? एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ वन क्लास by acquiring the property of an object of a one class by the property by the object of another class। एक क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमेशा किसकी होती है? ऑब्जेक्ट की होती है क्लास के रेफरेंस में। तो किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो है वो अगर किसी एक क्लास उसको इनहेरिट कर ले, यूज कर ले, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे इस क्लास में कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए और उस वेरिएबल को अगर अपन दूसरी चाइल्ड क्लास में भी अपन यूज कर पाए तो वो आपका इनहेरिटेंस हो गया। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? सिंपली एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। एक क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा इनहेरिट करना। एक्वायर करना मतलब अर्जित करना होता है। एक्वायर का हिंदी में मतलब होता है अर्जित करना। बाय देन अनदर ऑब्जेक्ट इट इज सिंपली नोन एज ए इनहेरिटेंस। तो ये 5 प्रकार के होते हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हिरार्चिकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो देखो यहाँ पे अगर एक पेरेंट है, अभी सिर्फ समझ लेते हैं क्योंकि 10 बज गए, 15 मिनट मेरे पास और हैं, उसके बाद 10:30 बजे आपकी एक और क्लास है, तो अपन कल लिख लेंगे। अभी मैं आपको वापस फटाफट ये पॉइंट समझा देता हूँ। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? अगर एक फादर जो है, या अपन एक फैमिली कह सकते हैं, इसको मैं फादर ना बोल के फैमिली बोलूँ, तो ये जो फैमिली है वो अपने जस्ट दूसरे जो बच्चा है उसको अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। सिमिलरली मल्टीपल सॉरी एक से अधिक भी ये दे सकता है। सपोज एक चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, उसको भी अपन ये प्रॉपर्टी दे रखा है, तो ये भी इट इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। सिमिलरली यहाँ अपन बात करें तो देखो ये एग्जांपल है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये वाला जो एग्जांपल है ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। मल्टीपल में क्या होता है? सपोज 2 फैमिली है, एक फैमिली 1 है, एक फैमिली 2 है। उन दोनों फैमिली जो हैं, उन दोनों फैमिली की प्रॉपर्टी किसी एक, कोई एक चाइल्ड है, उस एक चाइल्ड को जा रही है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जब 2 चीजों का गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कोई एक रिजल्ट आता है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ये दोनों सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के एग्जांपल हैं आपका। तो कोई एक जो फैमिली है उसके जस्ट चाइल्ड जो है उसमें अगर आपकी डेटा जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। लेकिन जब दो फैमिली का डेटा, दो फैमिली की प्रॉपर्टी किसी एक चाइल्ड के पास जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिमिलरली अगर अपन बात करें मल्टी लेवल की, तो मल्टी लेवल में क्या होगा? सपोज आपके ग्रैंड पेरेंट है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके फादर के पास आई, और फादर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके पास आई। तो क्या हो गया यहाँ पे? पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, और भी लेवल्स हो सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी इसके पास गई, इसकी प्रॉपर्टी इसके पास गई, और हो सकता है इसकी प्रॉपर्टी आपके बच्चों के पास जाए। तो ये जो अलग अलग लेवल्स बन रहे हैं उसको बोलते हैं अपन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं अपन? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब यहाँ हिरार्चिकल एक वर्ड यूज किया है। देखो हिरार्चिकल का एक परफेक्ट एग्जांपल है ये वाला, इसको अपन हिरार्चिकल इनहेरिटेंस कह सकते हैं, सिंगल लेवल भी कह सकते हैं क्योंकि एक ही लेवल है, बट इसको ज्यादा स्पेसिफिक अपन हिरार्चिकल बोलेंगे। किस तरीके से बोलेंगे? एक फैमिली है, उनके 2 बच्चे हैं या 2 से अधिक बच्चे हैं, तो जो फैमिली का जो प्रॉपर्टीज है वो अमंग द जो चाइल्ड्स होते हैं उसमें शेयर होती है, उसको उनको दी जाती है। तो एक ही फैमिली के 2 या 2 से अधिक बच्चों में अगर प्रॉपर्टी शेयर हो रही है, प्रॉपर्टीज को यूज किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो ये आपका है सिंगल लेवल, ये आपका है मल्टीपल, ये वाला इट इज सिंपली नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस, और ये आपका कहलाएगा हिरार्चिकल इनहेरिटेंस, और ये आपका कहलाएगा मल्टी लेवल। कौन सा? पॉइंट नंबर 3, मल्टी लेवल। एक के ऊपर एक लेवल्स अलग अलग है जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और हाइब्रिड क्या होगा? एग्जाम्पल एक और बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक पेरेंट्स है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को 2 चाइल्ड में बांटी, तो फिर इन सबको प्रोग्रामिंग करेंगे अपन। आप चिंता ना करें, सारा मैं प्रोग्रामिंग की तो बताऊंगा, तो सारा आपको याद हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से इतना पोर्शन, अगर इतने पोर्शन की बात करें तो इतना जो पोर्शन है ये आपका कहलाएगा हिरार्चिकल। हिरार्ची मतलब एक फैमिली और उसके बच्चों में डेटा जा रहा है। और सिर्फ इससे आधे इतने पोर्शन की बात करें तो ये क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब 2 फैमिली का जो डेटा है वो किसी एक
चाइल्ड के पास जा रहा है। तो ये दो इनहेरिटेंस टाइप का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो अगेन आई रिपीट, इनहेरिटेंस 5 प्रकार का होता है। सिंगल, सिंगल मीन्स एक फैमिली से, एक पेरेंट से, पेरेंट क्लास से एक ही चाइल्ड को डेटा जा रहा है। मल्टीपल, दो पेरेंट क्लास हैं, उनका डेटा एक चाइल्ड को जा रहा है। मल्टी लेवल, एक क्लास का डेटा अगली क्लास में, उसका डेटा अगली क्लास में, एंड सो ऑन, ये मल्टी लेवल कहलाएगा। और हिरार्चिकल, एक पेरेंट जो है उसका डेटा जो उनके चाइल्ड में एक या एक से अधिक जो बच्चे हैं उनमें शेयर हो रहा है, उसको हम बोलेंगे हिरार्चिकल। और हाइब्रिड, दो या दो से अधिक जो आपके ये बेसिक इनहेरिटेंस टाइप हैं, उनका यूज करके अगर कोई नया इनहेरिटेंस बनाया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? क्या इनहेरिटेंस समझ में आया आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है सबके पास? हेलो, क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज आ रही है? सो उस पॉइंट पे अपन पहुंच जाते हैं वापस। इनहेरिटेंस अपन पढ़ रहे थे, तो यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पर मल्टी लेवल का मतलब क्या होता है, ये कोई एक लेवल है और एक पेरेंट्स है, सपोज आपके ग्रैंडफादर हैं, फिर ये आपके फादर की फैमिली है, ये आप हैं, और सपोज ये आपके चाइल्ड हैं। तो ये फादर के जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज आपके फादर के पास गई, और आपकी फादर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके पास है, और आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपके चाइल्ड के पास जा रही है। मतलब एक लेवल बन रहा है, अलग अलग लेवल बन रहा है, पीढ़ी बन रही है, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल। तो देखो, मल्टी लेवल और मल्टीपल में कंफ्यूज मत होइएगा। देखो, मल्टीपल क्या होता है, जब दो फैमिली की प्रॉपर्टी जो है वो एक चाइल्ड के पास जाती है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके एक नंबर में उसकी वैल्यू असाइन हो जाती है। तो जब अपन दो फैमिली की प्रॉपर्टी एक चाइल्ड में जा रही है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल। और मल्टी लेवल में क्या होता है, एक की प्रॉपर्टी दूसरे के पास, उसकी प्रॉपर्टी तीसरे के पास, उसकी प्रॉपर्टी चौथे के पास शेयर हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये सब अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। क्या इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं अपन। ये सब अपन क्या लिख लेंगे आज अपना, इस 10 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, मैसेज पासिंग। अब मैसेज पासिंग होता क्या है, तो यहाँ देखो, कोई मैसेज पासिंग का मतलब होता है, अभी अपन ने देखा क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मैसेज पासिंग एक तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन डिफरेंस है आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इसके अंदर होता क्या है, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैसेज पासिंग। द ऑब्जेक्ट्स इन ऑफ अ क्लास आर कम्युनिकेट टू ईच अदर आर सिंपली नोन एज अ मैसेज पासिंग। जैसे आज अपन एक दूसरे से बात करने के लिए फोन यूज करते हैं, सिमिलरली ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होता है, एक क्लास दूसरी क्लास से बात करती है, किस रूप में, मैसेज के रूप में। इसको अपन बोलते हैं मैसेज क्लास। द क्लासेस ऑफ of a program are communicate each other through the object is known as a message passing। तो क्लासेज जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, उसको अपन सिंपल सा क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट मैसेज पासिंग। तो समझ में आया मैसेज पासिंग क्या होता है? ओके, सो लास्ट में बता रहा हूँ डायनेमिक बाइंडिंग। देखो, डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कल अपन लिख लेंगे, लास्ट 7वां पॉइंट है। तो डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब ये होता है, जैसे ये शेप दे रखा है आपको, ये मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैं दे रखा हूँ ड्रॉ। ड्रॉ एक फंक्शन बनाया जो कि ड्रॉ करेगा। अब लेकिन मुझे कौन सा शेप देना है, कौन सा शेप देना है का मतलब, अगर मुझे सर्कल बनाना है तो ड्रॉ सर्कल लिखूंगा, अगर मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो ड्रॉ रेक्टेंगल लिखूंगा, अगर मुझे डायमंड बनाना है तो मैं ड्रॉ डायमंड लिखूंगा, अगर मुझे बनाना है ट्राइंगल बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, ड्रॉ ट्राइंगल बनाऊंगा। मतलब फंक्शन एक ही है, लेकिन अगर उसमें जो आर्ग्यूमेंट मैं पास कर रहा हूँ वो अगर मैं सर्कल पास करूंगा तो ये जो फंक्शन है, मतलब क्या हो गया, जब भी कोई फंक्शन के, ये होता है फंक्शन कॉल, और फंक्शन कॉल करते हैं तो किसी फंक्शन की बॉडी से वो जाके
जुड़ जाता है। तो यहाँ पे कितनी फंक्शन की बॉडी, यहाँ पे अपन 4 फंक्शन की बॉडी ले रहे हैं। एक सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, डायमंड हो गया, ट्राइंगल हो गया। तो अगर ये जो फंक्शन कॉल है, इसमें अगर आर्ग्यूमेंट में सर्कल डालूंगा तो ये जो फंक्शन कॉल है ये किससे जुड़ जाएगा आपका, ये आपका जुड़ जाएगा सर्कल से। अगर इस फंक्शन कॉल के अंदर मैं ऑब्जेक्ट डालूंगा रेक्टेंगल का तो ये रेक्टेंगल से जुड़ जाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट डालूंगा डायमंड का तो डायमंड से जुड़ जाएगा। और अगर मैं ऑब्जेक्ट डालूंगा ट्राइंगल का तो ये किससे जुड़ जाएगा, आपका ट्राइंगल से जुड़ जाएगा। तो जिस प्रकार का ऑब्जेक्ट अपन पास करेंगे उस प्रकार की फंक्शन की बॉडी के साथ, ये फंक्शन की बॉडी है उसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब क्या हो गया, द लिंकिंग बिटवीन फंक्शन कॉल एंड फंक्शन बॉडी, इट इज सिंपली नोन एज अ बाइंडिंग। यहाँ पे दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जब अपन प्रोग्राम रन करते हैं, आपने सीखा प्रोग्राम रन क्या होगा, जब अपन प्रोग्राम रन कर देते हैं तो प्रोग्राम रन होने के बाद किसी फंक्शन के द्वारा कौन सी फंक्शन की बॉडी कॉल होगी उसके बीच में जो लिंकिंग होती है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। इसको अपन जनरली लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। लेट क्यों, क्योंकि प्रोग्राम रन होने के बाद होती है। तो व्हाट इज डायनेमिक बाइंडिंग, एट अ रन टाइम द लिंकिंग बिटवीन द फंक्शन कॉल एंड appropriate function body is known as a dynamic binding। क्या समझ में आया डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है? ओके, तो ये डायनेमिक बाइंडिंग था आपका। सिमिलरली इसके बाद कुछ क्वेरी है। तो अभी अपन ने 7 पॉइंट पढ़े। अगर मैं वापस से बोलूँ तो क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, मैसेज पासिंग और डायनेमिक बाइंडिंग, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है। तो इन सारी चीजों में क्या आपको कोई क्वेश्चन है अभी तक, एनी डाउट? किसी कोई क्वेरी टिल नाउ?